नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में आमतौर पर मैं चर्चा करता रहता था कि परीक्षाओं में घूम फिर कर कुल 500 ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। बस उनके पूछे जाने के जो पैटर्न है उन्हीं में अंतर होता है। अगर उन 500 क्वेश्चंस को हम अपने दिमाग में रख लें तो किसी भी परीक्षा को हम पास कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये प्रयोग के तौर पर है, क्योंकि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक अध्ययन कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन अध्ययन कर चुके हैं और हम आगे चर्चा करेंगे उन्हीं के आधार पर आधुनिक काल के ऊपर। तो आधुनिक काल आप देखेंगे कि उस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है जिस तरीके से हम आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल पढ़ते हैं, क्योंकि उन काल खंडों में सीधे सीधे हमें पद्यों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि पद्य के साथ साथ हमें गद्य समानांतर रूप से पढ़ने पड़ते हैं और गद्य में भी कई तरीके की आप देखेंगे कि विस्तार है और उसके रूप हैं। वैसे ही पद्य में भी आप अनेक रूपों को देखेंगे। प्रबंध काव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, लंबी कविता हो गई, मुक्तक कविता हो गई। इस तरीके के ढेर सारे पद्य के भी रूप आप देखते हैं और गद्य में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है, अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत ढेर सारी विधाएं हैं, उनको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का 70% अगर कोई कालखंड कवर करता है तो वो आधुनिक काल है। तो इसलिए हमने आधुनिक काल को एक नए दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश की है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को कंटिन्यू जरूर रखेंगे, लेकिन उस इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए हमें प्रश्नों के जड़ को देखना है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य का विकास जब होना शुरू हुआ था तो उससे संबंधित पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने उन प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जिनसे कि प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इसको जड़ के रूप में देख सकते हैं और देखेंगे आप कि जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं उसको एकदम से आप कैच कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आधुनिक काल पढ़ेंगे, चाहे वो कोई इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़िए, बच्चन सिंह का पढ़िए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का पढ़िए या फिर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ को पढ़िए, पढ़ते समय आपको उस जो जड़ वाला पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसको समझना है। तो हम आज लगभग 30 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि अगर ये प्रश्न रिपीटेड रूप में आए तो भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, और जब आप मूल किताबों को पढ़ने जाएं, इतिहास ग्रंथ को पढ़ने जाएं, तो आप एकदम से कंसंट्रेट रहें, अलर्ट रहें कि ये पॉइंट है तो यहां से इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और आप सफल भी हो जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन 30 प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं उसमें से आप देखेंगे कि प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय है लल्लू लाल को। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आधुनिक काल पढ़ने जाएंगे तो भाषा योग वाशिष्ठ अगर आप पढ़ रहे हैं किताब में तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है, इसको हिंदी गद्य का पहला प्रौढ़ गद्य किसने कहा है, ठीक है। इस तरीके से पूरा इसकी विषय वस्तु क्या रही है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जड़ क्या हो गया, भाषा योग वाशिष्ठ हो गया, लेकिन इसकी शाखाएं बहुत सारी निकली हुई हैं। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है बिना सफल हुए। तो थोड़ा सा हमारा पढ़ाने का पैटर्न अलग ढंग का है। हम चाहते हैं कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप भी करिए, तब देखिए कितना आनंद आता है। न सिर्फ आप परीक्षाओं को पास करेंगे बल्कि आप जिनको पढ़ाएंगे वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो देखिए भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल 1741 है। ये तो एक मेन क्वेश्चन है, लेकिन इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तब और आपका ध्यान उधर आकर्षित करवाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, मैं कितना दूर तक आपको समझा पा रहा हूं, ये आप कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय है
लल्लू लाल। यानी कि आप देखेंगे कि जब हिंदी गद्य का विकास हम पढ़ते हैं तो लल्लू लाल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, इनके विचारों से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये कहाँ से जुड़े हुए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो लल्लू लाल को आपको एकदम से क्लियर करके जाना कि कहीं से भी सवाल आएगा, हमें करना ही करना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो जा रहा है तत्सम। ठीक है, इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा। ये जिन प्रश्नों को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ ये पिछले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और हर बार घूम फिर कर आते हैं, अलग अलग रूपों में आते ही रहते हैं। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है या फिर इसके लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद उपाधि थी राजा शिव प्रसाद। कई बार हम जल्दी में शिव प्रसाद सिंह कह देते हैं, जो कि आप देखेंगे कि आधुनिक काल में उपन्यासों के दौर में, कहानियों के दौर में हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सितारे हिंद की जब भी बात आती है तो राजा शिव प्रसाद, जिनको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का गुरु भी कहा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे सदल मिश्र। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जा रही है तो यहाँ से कई प्रश्न आपको बन सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, इस कॉलेज से कौन कौन जुड़े हुए थे, ये कॉलेज कहाँ था, ठीक है, ये कॉलेज क्यों खोला गया था, ये सभी प्रश्न शाखाओं के रूप में पूछे जा सकते हैं। यानी जब भी आप फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सारी चीजें आनी चाहिए, तब आप देखें कि आपको आनंद आ रहा है और आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है हिंदी उर्दू मिश्रित। यानी आप देखेंगे कि जब शुरुआती दौर में गद्य का विकास हो रहा था तो उस जमाने में दो भाषाओं में या ये यूं कहें कि दो शैलियों में विवाद चल रहा था, जिनको हम कहते हैं हिंदी उर्दू विवाद। ठीक है, हिंदी उर्दू विवाद को लेकर कई किताबें भी लिखी गई हैं। बस हमें ये जानकारी रखना है कि ऐसा माना जाता है कि खड़ी बोली कि ये दो शैलियां हैं, हिंदी और उर्दू, बस इनके लिखने का यानी लिपि में अंतर है, बाकी आप देखेंगे शब्दावली में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है ना? तो राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है हिंदी उर्दू मिश्रित। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि राजा भोज का सपना के लेखक कौन है, कब इसका प्रकाशन हुआ था और क्यों इसको कहा गया हिंदी उर्दू मिश्रित। जो कि आप देखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पे आरोप लगाया जाता है कि उनका झुकाव उर्दू की तरफ था, आम फाम की बोली के तरफ था, ये एक शब्द प्रयोग किया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको कि आप अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए आप वहां पर कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है, यानी कि गद्य का आविर्भाव जब हुआ तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या है? गद्य का आविर्भाव होना, यानी गद्य में लिखा जाना। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का जो भी साहित्य है वो पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। छिटपुट तरीके के गद्य जरूर लिखे जा रहे थे, कहीं ब्रज भाषा गद्य लिखा जा रहा था, कहीं खड़ी बोली गद्य लिखा जा रहा था, कहीं राजस्थानी गद्य लिखा जा रहा था। जब हम शुक्ल जी की किताब का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। उसके पहले इन तथ्यों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, को रिलेट करके देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको लगेगा कि नहीं पढ़ाई इसी तरीके से करनी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना कि गद्य का आविर्भाव हुआ। मुंतखबुत वारिक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पर आपको सदा सुखलाल, लल्लू लाल के बाद आप देख रहे हैं कि सदा सुखलाल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई आप देखेंगे कि सवाल पूछे जाते हैं लल्लू लाल से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं, जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यानी कि हम भले भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल के जनक के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें, खासतौर से खड़ी बोली के विकास के दृष्टिकोण से देखें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए
कई पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, यहाँ तक कि कॉलेजों में भी पढ़ाने के लिए दबाव डाला उस जमाने के सरकार के ऊपर या फिर जो अंग्रेजी शासन था। छोटे छोटे गुटका लिखा उन्होंने कि लोग किस तरीके से हिंदी के प्रति या फिर खड़ी बोली को जानने के लिए इच्छुक हों या फिर उनका मन लगे उधर। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का काफी रोल रहा है, इसीलिए सवाल बन रहा है यहाँ पर। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य लेखन की। गद्य साहित्य को सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता रही। पद्य की तो एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन गद्य की शुरुआत अगर विधिवत तरीके से देखें तो वो आधुनिक काल से होती है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसको बोलते हैं प्राकृत व्याकरण। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र। आप देख रहे हैं कि लल्लू लाल, सदा सुखलाल के बाद ये तीसरा नाम यहाँ पर है जो कि की पॉइंट्स के रूप में है, जिसको कि हम जड़ के रूप में देख सकते हैं। लल्लू लाल से भी कई तरीके के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो सदल जैसे कि सदल मिश्र से भी कई तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। इसी तरीके से कहा गया कि नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि यहाँ पर अचानक नाथों की बात कहां से आ गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर खड़ी बोली की बात करें या फिर हिंदी गद्य में थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास अगर किसी ने किया तो नाथ साहित्य के कुछ लोगों ने किया। इसलिए कुछ का मानना है कि जो गोरखनाथ है वहां से हिंदी गद्य की शुरुआत माननी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में निभाई साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका। कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली के विकास में अहम भूमिका निभाई थी? नाम था सदल मिश्र। कैसे निभाई थी? जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो और विस्तार से बातें आएंगी। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार है या फिर इसके लेखक कौन है? दामोदर शर्मा। इनको तो हम आदिकाल जब पढ़ते हैं तो उसी समय जिक्र होता है। यानी कि आप देखेंगे कि शुरुआत में भी कुछ कुछ लोगों ने गद्य लिखा था, लेकिन वो विकास नहीं मिल पाया जो कि आधुनिक काल में मिला हुआ है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण को ध्यान में रखना है कि ये दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह। आप देख रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बाद दूसरे एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसके नाम के पहले राजा लगा हुआ है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के विकास में 2 राजाओं का योगदान रहा है, वो कौन कौन रहे हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव प्रसाद सितारे हिंद का झुकाव उर्दू के तरफ था थोड़ा, ठीक है, लेकिन राजा लक्ष्मण का झुकाव सीधे सीधे संस्कृत के तरफ था। और एक कथन भी आता है कि हिंदी और उर्दू न्यारी न्यारी बोलियां या फिर भाषाएं। तो राजा लक्ष्मण सिंह से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए, पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और हिंदी खासतौर से खड़ी बोली का विकास कैसे हो, उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, उस पर भी काफी जोर दिया इन्होंने। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड सवाल आता ही आता है कि हिंदी में किसने अनुवाद किया। कई बार इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर भी सवाल आता है। अलग अलग किताबों में कहीं 1861, कहीं 1863 इत्यादि भी मिलता है। किताब पे जब हम चर्चा करेंगे शुक्ल जी के तो और विस्तार से बात करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हिंदी गद्य के विकास से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, आगे कैसे पूछे जा सकते हैं, और साथ में की पॉइंट्स, और की पॉइंट समझने के बाद उनकी शाखाओं को आप अच्छे से जान पाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजन। तो राम प्रसाद निरंजन कहाँ के रहने वाले थे, किस तरीके गद्य लिखते थे, ठीक है ना, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सन 1800 ईस्वी में, और कहां पर है ये आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। आलसियों का कोड़ा रचना है सितारे हिंद की, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण। तो आप देख रहे हैं कि राजा लक्ष्मण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद करते हैं, मेघदूत का भी अनुवाद करते हैं, और ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। इसलिए आगे चलकर आप देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि ने कालिदास पे भी कुछ कुछ लिखा है। कालिदास की निरंकुशता, इस तरीके से कविता आप देख लेंगे। तो कालिदास के नाटकों का हिंदी या खड़ी बोली में अनुवाद करने का प्रयास शुरुआती गद्यकारों ने किया है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें राजा लक्ष्मण सिंह का बड़ा रोल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी।
तो वो कॉलेज कौन है? तो यहाँ पर देखिए कहानी बनाई गई, स्टोरी बनाने के बाद पूछा गया कि वो कॉलेज कौन है। तो तुरंत जैसे ही आप देखेंगे 4 लेखकों की बात की गई तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगा। तो देख रहे हैं कैसे घुमाकर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उसका जो जड़ है, उसका जो मूल रूट है, वो एक ही है, बस उसको अलग-अलग तरीके से घुमाया जा रहा है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल में पद्य के साथ विकास हुआ गद्य का, जैसा कि मैंने कहा कि समानांतर तौर पर विकास हुआ। ठीक है। अब एक कथन यहाँ पर दिया गया है, ये कथन यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आदर से सोना नहरहर दास चारण को दिया, इनके ढेर शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किस ग्रंथ से या फिर किस रचना से? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से लिया गया है। और इससे सवाल क्यों बन रहे हैं? कवि गंग के बारे में हम जानते हैं कि इनको हाथी से कुचलवा दिया गया था, लेकिन वहीं से धीरे-धीरे आप देखेंगे कि गद्य का विकास भी उस समय से होने लगा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बताने का प्रयास किया गया है, ये सब उसी लिए है कि ताकि आप समझ जाएँ कि ये किस दौर के कवि रहे। आगे है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली-जुली हो। किसका कथन रहा है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। जैसा कि ऊपर बताया गया कि उनका झुकाव हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा शैली पर थी। चूंकि ये शुरुआती दौर का है, तो अभी हमारी जो आज हिंदी है, उसका स्वरूप गद्य के रूप में धीरे-धीरे विकसित हो रहा था। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल जी, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी। तो लल्लू लाल को तो एकदम से ध्यान में रखना है, यानी कि आप परीक्षाओं में जाएंगे तो लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, इन सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की या फिर उस समय कौन था? तो मार्कस वेलेजली का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गद्य की शुरुआत से पहले हमने आप सभी के दिमाग में कुछ तथ्यों को डालने का प्रयास किया कि जब आप कोई बुक पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, तो इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों को अपने ध्यान में रखते हुए रिवीजन करते रहना है। और अगर यही सवाल हूबहू आ जाए परीक्षाओं में, तो आपको वहां पर गलत नहीं करना है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और गलती हो जाती है, तो समझ जाइए कि आप एग्जाम में पीछे हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। जल्दी ही हम आ, आप सभी से मिलेंगे कि आधुनिक काल का सही तरीके से हम अध्ययन कैसे करें, कि एक तरफ पद्य को भी ध्यान में रख लें, गद्य को भी ध्यान में रख लें, और उनमें जो विविधताएं हैं उनको भी हम कैसे पकड़ पाएं, उस पर हम विस्तार से चिंतन किए हुए हैं। आप सभी से जरूर साझा करेंगे और आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की सीरीज जारी रहेगी। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।